हाँ भाई इधर ध्यान दो मेरे भाइयों। जब भी हम बोर्ड को स्वैप कर रहे होते हैं तो क्या क्या रीजन होगा जिसकी वजह से मुझे स्वैप करना पड़ेगा बोर्ड को? नहीं, गलत जवाब, गलत जवाब। देखो, या तो बोर्ड इंटरनली डैमेज हो जाए, इस रीजन की वजह से। इंटरनली डैमेज की वजह से क्या है कि किसी ने टेढ़ा कर दिया, एक्सीडेंटल केस है, या किसी गाड़ी वाड़ी के नीचे आ गया है, या बहुत ऊपर से गिरा और उसके पैड वैड उखड़ गए, या फिर किसी टेक्नीशियन ने ऐसे काम किया कि उसने पावर निकाली और पावर के नीचे का प्रिंट क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। उस सब कंडीशन में आपको इंटरनली डैमेज मिलेगा। वो इसको आप डायग्नोस नहीं कर सकते, इसको डायरेक्ट आपको क्या करना पड़ता है, स्वैप करना पड़ेगा। दूसरा, ओवरहीट कर दिया किसी ने, यानी बहुत ज्यादा टेम्पर्ड कर दिया, इधर भी हीट मारी उधर भी हीट मारी। तो किसी ने ज्यादा हीट किए, कैसे, पहले टेक्नीशियन के पास गया, उसे लगा पावर खराब है, उसने पावर पे हीट मार दी। दूसरे वाले को लगा नहीं नहीं पावर ठीक है, सीपीयू खराब है, उसने सीपीयू पे हीट मारी। किसने क्या किया, उसकी लेयर बना ली। तो अब बोर्ड जो है धीरे धीरे, पहले किसी और कंडीशन में था। एक जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, एक बनाई हुई प्रॉब्लम होती है, मैन मेड। मैन मेड ज़्यादातर क्या होती है, जब आपको नॉलेज नहीं है और आप कहीं भी हीट मार रहे हैं, कहीं भी हीट मार रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, बोर्ड खराब होता जा रहा है। तो वहाँ पर ओवर हीट में भी आपको स्वैपिंग करनी पड़ जाती है कई बार। कई बार क्या होगा, आपका बोर्ड डैमेज ही हो गया है, ब्रेक कह सकते हो आप, ऐसे ब्रेक हुआ है दो टुकड़ों में। कई बार किसी टेक्नीशियन को नहीं नॉलेज है, उसने पेस्ट गलत डाल दिया, स्क्रू होल कर दिया है, यानी बोर्ड को चार्जिंग के लिए आया या रिंगर के लिए आया, उसने क्या किया, स्क्रू गलत डाल दिया, एंड्रॉयड वाला स्क्रू डाल दिया। जैसे वो स्क्रू डालेगा उसमें से एक आवाज़ आएगी, क्या, कस्टमर की, कि अब नीचे आ जा, क्योंकि आप उसे खरीद के देना पड़ेगा। पहले चार्जिंग नहीं हो रही थी, अब क्या नहीं हो रहा, सेट ऑन नहीं हो रहा। इस कंडीशन में भी आपको बोर्ड को क्या करना पड़ जाता है मेरे भाई, स्वैप करना पड़ेगा। जब स्वैप करेंगे तो स्वैप की 3 डिमांड आएंगी आपके पास। क्या आएंगे, 3 डिमांड, 3 तरह की स्वैपिंग आपके पास हमेशा घूमेगी। पहली स्वैपिंग आएगी जो सबसे ज़्यादा हॉट है या सबसे ज़्यादा डिमांड में रहेगी, विद डाटा विद सिम। मतलब समझ में आ रहा है इसका? क्या मतलब है, बताना जरा। मतलब उसे क्लाइंट को फोन भी ऑन चाहिए और सिम भी चलती हुई चाहिए, पहली कंडीशन हो गई। ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहेगी। ज्यादातर जो कस्टमर जब भी आपके पास आएगा वो यही वाली स्वैपिंग मांगता है। फिर इसके बाद कई बार क्या होता है कि आपकी कोई कंडीशन निकली या कस्टमर को आपने कन्विंस कर लिया, या फिर कुछ उसकी ऐसी आईसी खराब निकली जो ऑर्गन में चेंजेबल नहीं है, तो आप उसे दूसरी कंडीशन में लेके जाते, जो ऐसे थोड़ी सी नीचे आ जाती है, विदाउट डाटा विद सिम। यानी चलो डाटा मत दो, सेट ऑन कर दो और उसमें सिम चला दो। ठीक है, सिम ही लिखा है यहां पर, है नहीं। तीसरी कंडीशन एक और आ सकती है, जैसे आपके पास क्लाइंट लेकर आएगा 6 या 7 में से कोई पुराना मॉडल, और उस मॉडल को कह रहा होगा भाई मुझे इसे ऑन नहीं करवाना है, बट इसमें डाटा पड़ा है बहुत सारा, और वो डाटा मेरे काम का है, मैंने फोन तो खरीद लिया लेकिन डाटा नहीं है मेरे पास अभी। वो तीसरी कंडीशन में कह रहा था कि ओनली डाटा मांगेगा आपसे। क्या डिमांड आएगी? ये कब आएगी? जब आपके पास, उसने नया फोन खरीद लिया लेकिन उसके पास पुराने फोन का डाटा है, वो कह रहा है फोन ऑन मत करो, सिर्फ मुझे सिर्फ डाटा निकाल के दे दो। तो ये 3 तरह की डिमांड आएंगी। चौथी जिशान के पास आ सकती है, कौन सी? कौन सी? कौन सी वाली? एक जिशान के पास कस्टमर आके कह रहा भाई मेरा फोन ऑन मत करो, सिर्फ क्या चला दो, सिम चला दो। इसके जैसा कोई दुकानदार होगा वो, या इसके जैसे कोई टेक्नीशियन होगा, क्योंकि ये कंडीशन कभी मांगेगा नहीं, ये तभी होगी जब ये ओके होगा। ठीक है, तो चौथी डिमांड नहीं आएगी, तीनों में से कोई एक डिमांड आएगी। जब भी आप स्वैपिंग करते हैं तो स्वैपिंग का मतलब क्या समझ रहे हैं, पहले बताएं। एक तो सर्विस सेंटर में स्वैपिंग होती है। सर्विस सेंटर में क्या स्वैपिंग होती है, उसका बोर्ड डैमेज है, उसने दूसरा बोर्ड डाल दिया हाउसिंग के साथ, उस कंडीशन को हम स्वैपिंग नहीं कहते, वो तो असेंबलिंग होती है। स्वैपिंग का मतलब ये है कि वही डाटा, वही IMEI नंबर और वही कॉन्टैक्ट के साथ आपको फोन ऑन करना है। तो अब आपको बोर्ड में काम करना है। जब भी स्वैपिंग होगी तो स्वैपिंग में कुछ चीज़ें याद रखनी है आपने, जैसे कि ये ओल्ड एक बोर्ड है जो आपको स्वैप करना है। इसमें CPU लगा हुआ है, इसमें हार्ड डिस्क लगी हुई है, इसमें EEPROM लगी हुई है, इसमें आपका बेस बैंड CPU लगा हुआ है, इसमें NFC लगी हुई है, और इसमें EEPROM लगी हुई है BB की। ये BB EEPROM है, ये AP EEPROM है, ये NAND है, ये प्रोसेसर है BB CPU, ये मेन प्रोसेसर है यानी AP,
और ये आपकी NFC है। याद रखिएगा, जब भी आप स्वैपिंग करते हैं, स्वैपिंग का मतलब ये होता है कि आपका बोर्ड खराब है, ऑर्गन ठीक है। क्या बात हो रही है भाई? बोर्ड खराब होगा तो स्वैपिंग होती है, ऑर्गन ठीक होने चाहिए। अगर किसी का CPU खराब है तो फिर आप उसे स्वैप नहीं कर सकते। उसके बाद अगर किसी का नैंड खराब है तो अब कंडीशनें चेंज होती चली जाएंगी। किसी साइड में डाटा के साथ मिल जाएगा, किसी साइड में डाटा के साथ नहीं मिलेगा। किसी कंडीशन में क्या होगा कि जैसे आपके NFC खराब है, उसका भी सोल्यूशन है। किसी की EEPROM खराब है तो उसका क्या सोल्यूशन नहीं है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जब आपसे कोई क्लाइंट कहता है मुझे पहली कंडीशन में जाना है, पहली कंडीशन क्या है? विद डाटा विद सिम, तो आपको 1 2 3 4 5 6 कितनी आईसी हो गई भाई? 6 आईसी उठा के इस ओल्ड बोर्ड से न्यू बोर्ड पे फिक्स करनी है। यानी आपके पास एक नई बॉडी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बॉडी। अगर आपके पास दूसरा बोर्ड नहीं है तो आप ये ऑर्गन कहाँ ट्रांसप्लांट करेंगे? स्वैपिंग का मतलब एक तरह से ट्रांसप्लांट कर रहे हैं आप चीजों को। तो ये CPU उठा के इधर लगाएंगे, ये हार्ड डिस्क उठा के इधर लगाएंगे, ये EEPROM उठा के इधर लगाएंगे। ऐसी सारी आईसी जैसे जैसे आप शिफ्ट करते चले जाएंगे वो कंडीशनें बनती चली जाएंगी। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? इसी को हम क्या बोल रहे हैं भाई? स्वैपिंग। क्या रीजन होगा स्वैपिंग करने का, बताना जरा। ऐसी कंडीशन में बोर्ड चला जाए जिसकी आप रिपेयरिंग ना कर पाए, या आपके कई बार ऐसा भी होता है कि समझ में नहीं आ रहा, किसी का सेट चार्जिंग पे बंद हो गया और गर्म हो गया, जल्द गया अंदर से, अब आप उसे डायग्नोस नहीं कर पा रहे। आपको दिख भी रहा है कि खराब है यहाँ से, लेकिन आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते ना। अब आप छपकली तो है नहीं कि आपका एक हाथ कट गया तो दूसरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना पड़ेगा? स्वैप करना पड़ेगा। बॉडी हो जाती है स्वैप? अभी तक तो नहीं हो रही भाई, आगे जाके हो सकता है फ्यूचर में ह्यूमन क्लोनिंग आ जाए तो आपके ऑर्गन निकाल के किसी और बॉडी में डाल दिए जाएंगे, उसे भी स्वैपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ यही हो रहा है कि ये ओल्ड बॉडी है और ये न्यू बॉडी है, बस। अब कौन कौन सी चीजें चाहिए उसे समझना जरा। सबसे पहले आपको चाहिए मुखिया, AP एप्लीकेशन प्रोसेसर। इसके अंदर सिर्फ प्रोटोकॉल है और आपके सारे सेक्शनों के IMEI नंबर वगैरह या एड्रेस वगैरह या जो भी कोड कह सकते हैं वो सब इसके पास है। इसके साथ साथ आपके फोन की एक होगी हार्ड डिस्क, जिसे हम बोल रहे हैं नैंड। इसमें सिस्टम डाटा भी है और इसी में यूजर डाटा भी है। अब ये नैंड जो है इस CPU से कैसे कम्युनिकेट करेगी, इसे कैसे पता चलेगा ये इसी की नैंड है? इसके लिए लगा होता है एक मीडिएटर। क्या लगा होगा भाई? मीडिएटर। इसे बोलते हैं EEPROM। एक तरह से ब्रोकर है, दोनों के टाई अप करवा रहा है। अगर ये चेंज हो गया है तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो उसी बोर्ड का तो मुझे क्या चाहिए? उसी बोर्ड की क्या चाहिए? उसी बोर्ड का क्या चाहिए? अभी आपका जहां भी ये तीनों चीजें आप लगा देंगे वहां पर आपका फोन जो है बूट हो जाएगा डायरेक्ट। आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, सिर्फ तीनों आईसी उठा के वो दूसरे वाले बोर्ड पे लगानी है। जब आप इन्हें लगाएंगे तो आपका सेट आएगा पासकोड पर। क्लाइंट ने कोई पासकोड डाल रखा होगा। अब इस पासकोड का जो इंफॉर्मेशन है वो इनमें से तीनों में से किसी के पास नहीं है। इसके लिए एक लॉकर लगाया गया है जिसे हम बोल रहे हैं NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, स्टॉकहोम भी बोलते हैं इसे, सबसे करीब वाला घर। अब इसमें सारे बायोमेट्रिक है। तो अगर आपने 3 आईसी लगाई और ये आईसी नहीं लगाई या ये आईसी तोड़ दी आपने या टूट गई आपसे, तो उस कंडीशन में आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। ये आईसी चेंजेबल है, यानी इसमें कंपनी का दिया हुआ कोई डाटा नहीं है। ये सिर्फ जैसे जैसे आप उसमें फोन में डाटा डालते जाते हैं तो इसका बायोमेट्रिक ऐड होता चला जाता है इसमें। तो अगर ये आईसी आपने निकालने में खो दी, तोड़ दी या बिस्कुट समझ के खा गए, उस कंडीशन में आप इसकी दूसरी NFC लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बट क्या प्रॉब्लम आएगी फिर? आपको इसे फ्लैश करना पड़ेगा और डाटा लॉस्ट हो जाएगा। क्लाइंट ने क्या कहा था? देखो, फोन की कई बार रिपेयरिंग नहीं होगी, फोन के हो सकता है आपको 5000 रुपये मिल जाए। डाटा जो होता है ना उसकी कोई रिपेयरिंग नहीं है अभी, या कोई MRP भी नहीं है। डिपेंड करता है कि उसकी कितनी नीड है। तो कई बार आपके पास 7 भी आएगा रिपेयरिंग के लिए, लेकिन वो रिपेयर इसलिए नहीं करवा रहा होगा कि उसे फोन चलाना है 7, वो सिर्फ इसलिए ऑन करवा रहा होगा कि उसे क्या चाहिए होगा? डाटा। तो कई बार आपको 7 के ही 5000 रुपये मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि उसको डाटा चाहिए या नहीं चाहिए। तो जब हम सेट को ऑन कर रहे होते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि क्लाइंट का डाटा निकाल के दे। जब उसका डाटा निकलता है तो वो खुशी से आपको पैसे दे जाएगा।
और जब डाटा नहीं निकलेगा ना तो आपसे ना केस बनाने लगेगा, अरे यार इसमें तो कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ, फिर मुझे क्या फ़ायदा है, मेरे पास तो दूसरा हैगा, इसमें तो अभी गर्म भी हो रहा है, हीटिंग हो रही है, कुछ अलग अलग कहानियाँ बताने लगेगा आपको। वो नहीं चाह रहा कि उसे वो सेट चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशन के उसे वो ऑन करा रहा था वो कंडीशन आपने चेंज कर दी। अब तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम इस आईसी को या इस आईसी को या इसको निकालना है तो बहुत केयरफुली रहते हैं कि आईसी टूटे ना, डैमेज ना हो या खोए ना। अगर खो भी जाती है तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, अब यहां तक आपका फोन ऑन हो गया पूरा, मेनू चलने लगा, कैमरा शैमरा सब चल रहा है। क्लाइंट ने क्या बोला, मुझे क्या चलानी है, नेटवर्क यानी सिम, इसी फोन में सिम चलानी है। तो एंड्रॉयड के अकॉर्डिंग अगर आप एप्पल को देखेंगे तो इसमें क्या होता है, एक एपीए, इसके अलावा एक और प्रोसेसर लगाया गया है एप्पल की तरफ से जिसे हम बोलते हैं बीबी, ये इसी का पार्ट है, ऐसा समझ लीजिए। लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, ये फिजिकली आपको बाहर देखने को मिल रहा है। तो दो तरह के प्रोसेसर होगा, एक एप्लीकेशन प्रोसेसर और एक बेस बैंड प्रोसेसर। ये प्रोसेसर का पूरा काम जो है सिर्फ वो नेटवर्क से रिलेटेड है, फोन से रिलेटेड कुछ नहीं है। यानी अगर आप इसे बोर्ड से निकाल भी देते हैं या नीचे वाला बोर्ड अगर जोड़ते भी नहीं है सैंडविच में, तो सेट ऑन रहेगा, क्या नहीं आएंगे, नेटवर्क नहीं आएंगे। अगर नीचे वाईफाई आई से लेंगे तो वाईफाई नहीं चलेगा। तो इसका काम सिर्फ नेटवर्क सेक्शन के लिए। लेकिन अब सीपीयू को कैसे पता चलेगा ये इसी का सीपीयू है, तो इसका भी एक क्या होगा, कम्युनिकेटर होगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, बीबी प्रो। समझ में आया भाई क्या बोल रहा हूं मैं? तो कितनी आईसी हो गई, 1 2 3 4, ये 4 आईसी बताना किसके लिए थी, ये 4 ये डाटा के लिए हो गई, और ये 2 अगर आप ये 6 की 6 लगा देते हो। उसके बाद ऑप्शनल चीजें आ रही हैं, जैसा फेस आईडी आने लगा है, पहले फिंगर आता था, उसके बाद अभी कैमरा आने लगा, कैमरे का मैसेज आता है, उसके बाद अब डिस्प्ले आने लगी, डिस्प्ले का मैसेज आता है, उसके बाद अभी बैटरी आने लगी, बैटरी का मैसेज आता है। लेकिन ये चीज़ें वो हैं जिन्हें आप नहीं भी लगाएंगे तो चीज़ें चलेंगी, लेकिन सिर्फ कस्टमर को पॉपअप देखने को मिलेंगे, यानी मैसेजेस कि यार इसकी डिस्प्ले क्या कर दी गई है, चेंज कर दी गई है, इसका कैमरा क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है, या इसकी बैटरी क्या कर दी गई है, चेंज कर दी गई है। उससे ऐसा नहीं है कि बैटरी चलनी बंद हो जाएगी, कैमरा चलना बंद हो जाएगा, डिस्प्ले चलनी बंद हो जाएगी, चलेगी सब कुछ। लेकिन कस्टमर को ये पता चल जाएगा, या जो भी वो सेल आउट कर रहा होगा उसे पता होगा कि यार इसकी बैटरी पहले से क्या हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। तो एप्पल ने ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट दिया एज ए यूजर कि आपकी को ये चीज़ बदलता है, क्योंकि एप्पल में क्या थी, मेन यूएसबी यही थी, 3 चीज़ें। ज़्यादातर जब भी ऑन सेट आता था किसी के पास, वो उससे नहीं बनता था, वो उसकी ओरिजिनल बैटरी निकाल लेता था, या ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल लेता था, या ओरिजिनल कैमरा निकाल लेता था। तो कस्टमर कंपनी ने क्या किया, उन्हें लिंक कर दिया सीपीयू के साथ। जैसे ही आप उसे बदलेंगे कस्टमर को पॉपअप मिल जाएगा कि इसका फ्यूचर पास्ट में पहले से क्या चेंज हुआ हुआ है, बैटरी, कैमरा या डिस्प्ले जो भी है। तो वो चीज़ें बस ऑप्शनल हैं, उनका इस डाटा से या सिम से कोई मतलब नहीं है। आगे जाके हम सीखेंगे किसी मैसेज को अगर आपको हटाना है, जैसे कैमरे का मैसेज आ रहा है और आपको हटाना है तो कैसे हटा सकते हो, डिस्प्ले का मैसेज आ रहा है तो उसको हटाना है कैसे हटा सकते हो, बैटरी का मैसेज आ रहा है तो उसे कैसे हटा सकते हो। बट इसकी कुछ कंडीशनें होंगी, ऐसा नहीं कि कोई भी बैटरी ला के आप मेरे हाथ में दे दो कि सर इसका कैमरे का वो बैटरी का मैसेज हटाइए। उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन जब हम बैटरी का टॉपिक पढ़ेंगे बैटरी में बात करेंगे, डिस्प्ले का पढ़ेंगे तो डिस्प्ले में बात करेंगे। उससे सबको एक साथ खिचड़ी बनाने की ज़रूरत, पहले से लिख लो जल्दी से। फिर हम एक बोर्ड स्वैप करेंगे, दिखा ये नज़र आ रहा है, सुराख हो गया ये किस लिए हुआ है, यहाँ पर उसने गलत स्क्रू डाल दिया, लंबा स्क्रू डाल दिया तो वो नीचे तक आ गया। उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, हालांकि यहाँ पे जंपर लग के भी हो जाता है, लेकिन उससे बोर्ड की थोड़ी सी लाइफ कम रहती है। सही तरीका यह है कि जब आपका पेज होल हो ही गया तो आप स्वैप मार लो उसे। हालांकि यहाँ पर भी कुछ ट्रैक होते हैं, आप इन्हें स्क्रैच करके वो ट्रैक जोड़ भी सकते हो, लेकिन वो कम कई बार कंडीशन में अप्लाई हो भी जाते हैं, कई बार नहीं भी होते, डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। तो अब मुझे चाहिए होगा बॉडी, क्या चाहिए होगी भाई, बॉडी मतलब दूसरा बोर्ड, तभी तो इसके ऑर्गन उस पर लगाऊंगा ना। ये मेरे पास मॉडल है आईफोन XS, कौन सा है, 10X बोल सकते हो आप इसे। हमने इसके लिए बोर्ड ये खरीदा है, इस बोर्ड को बोलते हैं CNC बोर्ड। कौन सा बोर्ड बोलते हैं भाई, CNC बोर्ड में बेनिफिट क्या है कि देखो कई तरह के आपको बॉडियां मिल जाएंगी यूज करने के लिए। एक मिलती है आपको डोनर बोर्ड, जो पहले से टेढ़ा मेढ़ा बोर्ड है, उस पर नेट नहीं लगी हुई, हो सकता है उस पर सीपीयू लगाएं, आपका फ्यूचर में कोई और दिक्कत आ जाए। एक आता है ID बोर्ड, जिसमें पहले से एक मेल ID या क्लाउड लगा हुआ है, लेकिन उसका बोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, तो उसका सीपीयू हटा के अपना सीपीयू, उसका नैंड हटा के अपनी नैंड उस पर लगा सकते हैं।
एक और मार्केट है जो सीएनसी बोर्ड की कहलाती है। इस बोर्ड पर अभी तक कोई भी टेम्पर्ड यूज नहीं किया गया, यानी इस पर एसएमडी का यूज नहीं किया गया है, क्योंकि जब हम एसएमडी से हीट मारते हैं तो अननेसेसरी बोर्ड हार्म तो होता ही है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपने आईडी बोर्ड पे मारा या डोनर बोर्ड पे मारा तो उसको उस पर भी एक सीपीयू लगा हुआ है, पहले आपको उसका सीपीयू क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तब अपना लगाना पड़ेगा। तो पहले हीट मारी, हटाने में फिर उसे क्लीन किया, फिर उसे रिवॉल्व करने के बाद अपना लगा रहे हो सकता है इतनी देर में वो क्या हो जाए, ओवर हीट होकर शॉर्ट होने लगे। बट पॉसिबल है, सब चीज़ों में पॉसिबल है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ जब आप स्वैप कर रहे हैं तो कस्टमर ठीक ठाक पैसे देता है तो एटलीस्ट उसे एक फ्रेश बोर्ड में डाल के दे, ताकि उसकी लाइफ भी रहे। ऐसा ना हो कि 4 दिन बाद वो कह रहा है चार्जिंग नहीं चल रही, 15 दिन बाद कह रहा है नेटवर्क ब्लिंक मार रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो बोर्ड जो है वो ओवर हीट हो गया है, या फिर हो सकता है उसमें पास्ट में कोई दिक्कत हो। आपके पास तो आईडी पर आया था ना, आपने तो अंदर देखा नहीं कि नेटवर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो तो अब अपने फ़ोन डालोगे तब पता चलेगा। ये बोर्ड जो है 100% ओके होते हैं, इसमें 100% सब चीज़ें पहले से चल रही होती है, यानी ये क्लीन बोर्ड होता है जिसे सीपीयू घिस के, ये सीपीयू घिसा गया है, इसका एसएमडी से नहीं निकला हुआ इसका सीपीयू, ये ड्रिल किया हुआ होता है। ड्रिल को ही सीएनसी मशीन बोलते हैं भाई, और उसके बोर्ड को बोलते हैं सीएनसी बोर्ड। समझ रहे हैं मेरी बात को? और कई बार इसमें नैंड लगी भी मिल सकती है, कई बार इसमें नैंड लगी भी नहीं भी मिलती है। मिल जाए तो और अच्छी बात है, हो सकता है आपको ये 1500 रुपये का बोर्ड मिले और आपको 256 GB की नैंड फ्री मिल जाए, जबकि 2800 रुपये की नैंड है वो काम आ जाती है। अब सबसे पहले ना इस बोर्ड को सीपीयू वीपीयू लगाने से पहले आपको ये कंफर्म करना होता है कि ये बोर्ड सही भी है या नहीं। क्या चेक करना होगा भाई? कैसे पता चलेगा सही है या नहीं? डीसी से लगाएंगे। अगर ये आईडी बोर्ड होता तो स्क्रीन आ रही होती, सभी को पता ही है, तो उस पर तो स्क्रीन लगा के देख लेता मैं। अगर डोनर होता, डोनर का मतलब है विदाउट नैंड, तो क्या करंट होता बताना जरा? डीएपीयू होता। ये है विदाउट सीपीयू और विदाउट नैंड। ये दिखाना चाहिए लो बूटिंग, कितना करंट होना चाहिए? 40 से नीचे होना चाहिए ना। तो अभी तक जितने भी फ़ोन आप चेक करोगे, चाहे वो 13 प्रो हो चाहे वो 16 प्रो हो, सबका करंट जो है वो 3 मिली एम से 32 या 35 मिली एम के बीच में ही है, और ये करंट रुका हुआ होगा। जब आप इस बोर्ड को चेक करेंगे कि ये बोर्ड जिंदा है या नहीं, तो आपको सबसे पहले इस पर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि ये बोर्ड जो आप खरीद के लाए वो सही है या नहीं। तो उसके लिए आपको करंट चेक करना है इसका, जैसा अभी मैं चेक कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने यहाँ पे बोर्ड को कनेक्ट किया है, ट्रिगर करें। कितना आ रहा है? 11। इसका मतलब ये है कि इसकी पावर आईसी जो है वो वर्किंग है, इसकी बक और इसकी एलडीओ सारी वर्किंग है, आप इस पे सीपीयू लगा सकते हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात? यानी किसी बोर्ड में जब आप बोर्ड को चेक करते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप किसी बोर्ड का सीपीयू रिवॉल्व करके लगाना चाह रहे हैं और आपने उसका सीपीयू निकाल दिया, तो अब आपको कैसे पता चलेगा बोर्ड जिंदा है या नहीं? तो उसका करंट जो होना चाहिए वो 40 मिली एम से नीचे होना चाहिए। किसी भी बोर्ड को आप चेक करें तो अगर वो 40 मिली एम से नीचे है, इसका मतलब क्या है? उसकी पावर वर्किंग है, आप उस पर सीपीयू लगा सकते हैं, वर्किंग हो जाएगा। लेकिन अगर वो 100, 200, 500, 700 दे रही है या ऑटो एम्पे लेने लगा, इसका मतलब क्या? पहले उसे ठीक करो तब इस पर सीपीयू लगाना है। समझ पा रहे हैं क्या बोलो मैं? तो अब इस बोर्ड में एक प्रॉब्लम और है, लेकिन क्या आप लोगों को नजर आ रहा है अभी? देखो, जब आप सीएनसी बोर्ड लेकर आएंगे ना, तो उस पर ऑलरेडी ग्लू लगा हुआ होता है पहले से, और कई बार ना आप ग्लू क्लीन करने में सीपीयू बोर्ड खराब कर लोगे। तो इसका तरीका ये है कि आपके पास एक बारीक वाली चिमटी हो, जो कि आपके पास है। करूँ भाई आगे? टेम्परेचर रखना है आपने 240, 250 जितने पे आपने ग्लू कट किया है, यानी एयर 0 रखना है। देखो, जितना कॉर्नर का ग्लू है ना, ये कभी भी आप डिशोल्ड वायर से मत हटाएं, क्योंकि डिशोल्ड वायर से क्या होगा, ये कंपोनेंट भी उखाड़ लेंगे आप इसके साथ साथ के।
देखो जब आप ये कॉर्नर का ग्लू हटा दें, अब यहाँ पर असेंबली यूज नहीं करनी है। ये पूरा ग्लू जो क्लीन करना है वो आपने आयरन से करना है, बहुत सॉफ्ट है ग्लू। इसके साथ फ्लक्स यूज करना है आपने ऐसे, और पीपीडी लगा देना है आयरन पे 138, 83 जो भी आपके पास कंफर्टेबल जोन पे हो उस वक्त वो ले सकते हो। ऐसे रखना है और ऐसे चलाना है, तो देखो ग्लू निकलता हुआ नजर आएगा अभी आपको। बिना फ्लक्स के नहीं चलाना या बिना पीपीडी लिए नहीं चलाना, वरना तो ये पैड उखड़ जाएंगे आपसे। ये कॉर्नर देखना, कॉर्नर बिल्कुल कोने कोने की जगह है, तो बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए जब आप सीपीयू फिक्स कर रहे हैं। अगर यहाँ पर स्पेस होगा ना, या स्पेस नहीं होगा बल्कि यहाँ पर ग्लू होगा, तो आपका सीपीयू टेढ़ा रह जाएगा हमेशा। सही भी लगाएंगे आप, वो अपने आप टेढ़ा हो जाएगा। तो क्लीनिंग जो है कॉर्नर की, कोई भी डिस्कड आईसी पे जब आप काम कर रहे हैं, ये क्लीनिंग जो है कॉर्नर की, ये बहुत अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन अच्छे से साफ करना है इसे। उससे क्या होगा, सिंगल शॉट में आपका सक्सेस आ जाएगा। ये दिख रहे हैं ग्लास, ये देखो यहाँ पर इन पे ग्लू है ये। अगर आप ये ग्लू साफ नहीं करेंगे तो आईसी के ऊपर जो सीपीयू जो है हमारा, उसके ऊपर भी ग्लास है और वो इससे कनेक्ट नहीं होने देंगे। तो ये ग्लू बहुत ज़रूरी है साफ करना, जो अभी मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया तो मैं 214 कर रहा है मेरे टेम्परेचर। अभी जैसे हमने इतनी देर इस पर काम किया, तो कई बार क्या होता है कि आपका बोर्ड ओवरहीट हो जाए या आपको पता नहीं चला कहीं शॉर्टिंग हो जाए। तो जो भी आप काम करो उसके बाद दोबारा से करंट जरूर चेक करना होता है। उससे आपका क्लियर रहेगा कि किस काम के बाद आपका बोर्ड खराब हुआ या खराब नहीं हुआ है। कई बार क्या होगा, दो काम एक साथ कर लोगे, उससे आगे काम में पीछे काम की वजह से खराब हो गया, अब आप आगे वाले काम में लगे हुए हो, आप कंफ्यूज हो गए बोर्ड कहाँ से खराब हुआ, किस वजह से खराब हुआ है। चेक कर ले फिर से। कितना करंट था? 11 था ना। देखो ये हार्ड डिस्क का स्पेस है, यहाँ पर भी आपको ग्लू नजर आ रहा है। तो ये ग्लू भी आपको पहले क्लीन करना होता है, वरना आपकी हार्ड डिस्क नहीं लगेगी। इसके नियर बाय कंपोनेंट दिख रहा है आपको, ये चारों इधर साइड में ये वाले, ये सारे भी निकल जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सब पुल डाउन होते हैं, एक आध कंपोनेंट को छोड़ के।
सेम प्रोसेस करना है फिर से आपने। क्या ऐसे सॉफ्ट कर लेना है आयरन के साथ। लेकिन ये पैड बड़ा है तो इस पर ज़्यादा ताकत नहीं लगाएं। ज़्यादा पॉजिटिव पैड पे बार बार आयरन लगती है तो पैड निकल जाता है। चलो भाई, अभी हमारा बोर्ड तैयार है। अब हमें चाहिए इसका सीपीयू रिवॉल्व हुआ। जब भी आप सीपीयू बनाएंगे ना किसी बोर्ड पर, तो एक स्मॉल आईसी बनाने और सीपीयू बनाने में थोड़ा सा फर्क ये रहेगा। एक तो सीपीयू में अगर आप ड्राई कर रहे हैं पीपीडी, तो अगर अभी आप 100% कर रहे हैं तो सीपीयू के लिए 200% चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप सीपीयू को बनाएंगे तो टेम्परेचर तेज पे नहीं बनाना है कभी भी। यानी जैसे 270 280 बनाएंगे तो बॉलें बाहर की तरफ भाग जाएंगी। तो टेम्परेचर स्लो रखना है, जैसे 240 250, यानी धीरे धीरे बनाए उसे। तीसरी चीज अब मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा तब आप देख पाएंगे। करें? यस सर। जब हम छोटी आईसी बनाते तो बीच में रखते हैं चिमटी, इसमें बीच में नहीं रखनी है, इसमें रखनी है स्टार्टिंग में। ये हाथ दिख रहा होगा ये वाला आपको, ऐसी लॉन्ग लॉक रखे हैं और यहाँ पर चिमटी रख देनी है आगे। सही, दबानी नहीं है। टेम्परेचर रखना है आपने 250 मैक्स, एयर रखनी है 0। और इस बार हाथ को ऐसे घुमाना नहीं है, सीधा सीधा चलना है। देखो जैसा ही मैं चलाऊंगा, ऐसे सीधा। जैसे जैसे बनने लगेगी स्टेंसिल, चिमटी को पीछे करते चलना है। समझ में आया? और सिंगल शॉट में बन जाएगा ये आपका सीपीयू। आसान है। नेक्स्ट टाइम सुनो ना, नेक्स्ट टाइम से आप सीपीयू बनाओगे तो इस चीज को याद रखना है आपको, क्योंकि अभी आपका डबल डेकर का सीपीयू आएगा तो उसमें क्या होगा, आपसे बीच में बॉलें बाहर भागेंगी। आप क्या करोगे गलती के, बीच में रख लोगे चिमटी। बीच में नहीं रखनी होती, स्टार्ट पर रखनी होती। जब भी बड़ी आईसी बनाते हैं हम स्टार्ट पर रखते हैं। तो ऐसे चलाते हुए, ऐसे सीधी चलाते हुए चिमटी को पीछे करना है। बहुत ताकत से ऐसे दबा रखा है तो नहीं चलेगी आपकी चिमटी। तो कोशिश ये करनी है थोड़ा सा लाइट पकड़ना और ऐसे स्लोली पीछे की तरफ को चलना है जब बॉलें बननी स्टार्ट हो जाए। अब इस पर क्या कर देनी एक बार, अब हमें तैयार करनी है नैंड आईसी। दोनों चीजें तैयार हो गई अब हमारी। तीसरी चीज एक और चाहिए होगी अभी हमें, बताओ क्या? एपी प्रो है नहीं, वो हमारे ओल्ड बोर्ड में ही है।
ये लगी हुई है। XR से ऊपर कौन से मॉडल से? ये अगर खो गई तो सेट वापसी दे देना, तोड़ दी सेट वापसी देना, खा गए चाय समझ के चाय बिस्कुट के साथ सेट वापसी देना। मुझे फ़ोन नहीं करना, क्या करके कि सर मेरी EEPROM खो गई है, क्या करूँ, मैंने EEPROM खा लिया, क्या करूँ, वापसी दे देना चुपचाप। कौन से मॉडल से? XR से ऊपर, A12 से ऊपर। अगर आपके पास A11 है, A10 है, A9 है, A8 है, तो ये अगर टूट भी जाती है क्योंकि छोटी होती है, A12 से थोड़ी बड़ी हो गई है, A11 में थोड़ी छोटी होती है, अगर टूट गई तो दूसरी लगाइए, डाटा जाएगा लेकिन सेट ऑन हो जाएगा। समझ रहे क्या बोलूँ मैं? लेकिन अगर XR से ऊपर का कोई मॉडल है तो ऑन नहीं होगा, अब आपका फ़ोन DFU में अटक जाएगा बस। तरीका सीख लो, आईसी की तरह नहीं लगता है CPU, जैसे आप बेसिक आईसी लगा रहे हो वैसे CPU नहीं लगाना है। ऐसे रोजन का स्मोक बना देना है पहले, और पहले ना इसे गर्म कर देना है ऐसे। जहां पर ये A12 लिखा है आपके नोजल को वहीं पे रोक के रखना है और स्लोली स्लोली नीचे जाना है जब तक चारों साइड से फ्लक्स ना निकलने लगे। समझ गए मेरी बात? ऐसे हाथ घुमाते लेके जाओ जलेबी की तरह तो हिल जाएगा ऐसे CPU, उसमें शॉर्ट हो जाता है। एयर 0 रखनी है, देखो ऐसे फॉलो करना है, ऐसे यहां से फ्लक्स निकलता हुआ देखना है। जब तक फ्लक्स नहीं निकलेगा तब तक ना तो चिमटी मारनी है ना इसे कुछ हिलाना है। जैसे जैसे फ्लक्स बाहर निकलेगा हाथ को नीचे लेके जाओ और ऐसे हाथ को मूव करा देना है। समझ रहे हैं? अब हल्का सा हिला के देख लो इसे। गरम गरम में कभी भी केमिकल नहीं डालना है, डीसी नहीं लगानी है, थोड़ा सा टाइम देना है इसे अपने आप ठंडा होने का। आप केमिकल डाल के ठंडा करोगे तो उससे क्या होगा, बॉल सुकड़ जाती है भाई, तो हो सकता है आपका कैमरा ना चले, हो सकता है आपका डिस्प्ले ना है, सेट ऑन होने लगे। तो थोड़ा सा अपने आप टेम्परेचर को स्थिर होने देना है इसके अपने आप। अभी अगर आपका CPU सही लगा होगा तो ये DFU आना चाहिए, क्योंकि नेट नहीं है अब इस पे। क्या नहीं है? कितना करंट होना चाहिए? अगर वो नहीं आया तो CPU निकाल के दोबारा लगाना पड़ेगा। क्लियर? 0 है अभी, ट्रिगर करके देख लेते हैं।
कितना है 75, इसका मतलब क्या है DFU है। आप इसे डबल श्योर कैसे हो सकते हैं? सिस्टम पे लगा के, सिस्टम पे लगाएंगे तो DFU दिखेगा, अगर हाउसिंग है तो दे दो यार। जब भी आप CPU लगाएंगे तो आपको ये मोड चेक करना है। पहले हमने करंट चेक किया, करंट अगर ओके है तो उसका मतलब ये नहीं कि 100% DFU है, जब तक सिस्टम पे नहीं आएगा। सही है। दिखाई दे रहा है भाई? देखो अब सभी को ये आ गया मेनू में। अभी जो हमने स्वैप किया है वो फुल डाटा स्वैप के साथ किया है। एक्चुअल में इसमें टच का कनेक्टर नहीं लगाया अभी, क्योंकि मैंने अपर ऑन किया है तो टच नहीं चलेगा। बाकी आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा की प्रेस कर रहा हूँ उसकी, देखो मेनू दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बता देना। ये है फुल स्वैप विद डाटा। समझ में आया इसमें कुछ आपको? क्या जब आप स्वैपिंग करेंगे तो किन किन आईसीयू का ध्यान रखना है, रिवॉल्विंग कैसे करनी है और फिक्सिंग कैसे करनी है, समझ गए? इसी तरह से तुम भी समझ गए होंगे भाई। तुम नहीं, तुम इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे चैनल पर। थैंक यू।